स्वागत है इस खूबसूरत शो में जिसका नाम है कल्पना से वास्तविकता तक। हमारे साथ है अनिल कुलकर्णी। बाय प्रोफेशन वो आर्किटेक्ट है, मतलब उनका पढ़ाई आर्किटेक्चर में है और फिर उन्होंने अपना ध्यान कोचिंग की तरफ बढ़ाया और कोचिंग करते वक्त कुछ बहुत खूबसूरत चीजें जो उन्होंने खुद के लाइफ में भी यूज की, ऐसे ही उनकी लाइफ के कुछ अनुभव हम लोग आज सुनेंगे। और मैं इस पूरे कार्यक्रम में उनका साथ दूंगी। मैं श्रेया शाह, माय द्विजा की फाउंडर। मैं प्रेग्नेंट लेडीज के साथ काम करती हूँ और यस, उनका ये पूरा सफर, प्रेगनेंसी का सफर और कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है, इसके लिए मैं उनके साथ उनको हेल्प करती हूँ। सो अनिल जी, हम लोग आज का कार्यक्रम शुरू करें? जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। अच्छा, ओके। बाय द वे, मैं और अनिल जी हम दोनों भी यहाँ पे TLR नाउ इस मंच पे आपसे बात कर रहे हैं। ये लोग ट्रेनिंग, गाइडिंग, ये सभी चीजें, और ये जो इंस्टीट्यूट है ये पुणे स्थित है। ओके, तो शुरू करते हैं। अनिल जी, आप हमें बताइए कि एग्जैक्टली कल्पना से वास्तविकता तक, इससे ओके, श्रेया, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और कल्पना से वास्तविकता ये मेरी पढ़ाई का हिस्सा है और मेरा प्रोफेशन भी रहा है कुछ समय के लिए। नॉट कुछ समय, तकरीबन 30-35 सालों तक मैं इसमें फील्ड में काम करता था। तो जब कोई मकान बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, कोई स्ट्रक्चर बनता है, कुछ भी खड़ा रहता है, कुछ भी तैयार होना होता है, तो वो 2 बार तैयार होता है। पहली बार जो क्रिएटर है, जो आर्किटेक्ट है, जो ओनर है, उसके मन में, उसके दिमाग में उसकी छवि बन जाती है और फिर उसके ऊपर से पूरा ढांचा तैयार होके और फिर वो जगह पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है और फिर जो भी बनना है वास्तव में, वो वास्तव में आ जाता है। तो ये सफर है कल्पना से वास्तविकता का। ये मेरे प्रोफेशन से, मेरे शिक्षा से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। और ये मेरे लाइफ की पूरी ये थीम रही है कि जो भी मैंने अचीव किया है, जो भी मैंने आज तक करियर में या पर्सनल लाइफ में जो भी मैंने अचीव किया है, उसके पीछे इसका बड़ा योगदान है, कल्पना से वास्तविकता इस अच्छा, थीम मतलब का। ये तो कुछ वैसे ही हो गया जैसे हम लोग हिंदी में सुनते हैं कि पहले सोच तो लो तभी तो होने की पॉसिबिलिटी होगी, अगर सोचोगे नहीं तो होगा कैसे? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो इसके बारे में पिछले 10-12 सालों में या तकरीबन 15 सालों में काफी सारी चीजें लिखी गई है, काफी सारे शोज हुए हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स है जो इसको प्रमोट करते हैं, इस कंसेप्ट को प्रमोट करते हैं। लेकिन मेरे जीवन में इसकी शुरुआत हुई 1986 में। हाँ, मेरे आर्किटेक्ट बनने के बाद जी, तो इसको तकरीबन आज 34 साल हो गए जिसकी जो मैंने इसको शुरुआत की, इसको फॉलो करने को। और इसका अंग्रेजी नाम है विजुअलाइजेशन। सो जो भी आप कल्पना में सोचते हो, जो भी आप छवि बनाते हो, वो वास्तविकता में लेके आना, ये इसके पीछे की सही थीम है। तो 1986 में आर्किटेक्ट हो जाने के बाद, 1985 में मैं आर्किटेक्ट हुआ, 86 में मैंने राइफल शूटिंग को शुरुआत की। और हमारे एक कोच साहब थे, उनका नाम था BP बाम सर। ये काफी बड़े पुलिस अफसर थे, DIG थे और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी थे। तो इन्होंने हमें इस टेक्निक की ट्रेनिंग दी। हम वर्ली रेंज में जाते थे, वहाँ वो हर संडे हमारे सेशंस कंडक्ट करते थे और हमको इसकी शिक्षा देते थे, जानकारी देते थे कि कैसे इसको आप अपने खुद के बेनिफिट के लिए, अपने गेम सुधारने के लिए कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था कल्पना से वास्तविकता का। और उसको इस्तेमाल करते हुए 1988 में, 1987 या 88 में, मुझे अब याद नहीं है, शायद 88 में मैंने महाराष्ट्र स्टेट का गोल्ड मेडल जीता था मेरे इवेंट में। और उसी साल तकरीबन
तकरीबन 2 महीने के वो तो बाद। बहुत बढ़िया है। जी जितने भी लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और ये जानना दिलचस्प, आप जैसे बोले कि 1986 में आपने इस कंसेप्ट के बारे में या इस चीज के बारे में पहली बार जाना, जी समझा और जी अपने जिंदगी में उसको यूज। बिल्कुल। तो इसके पीछे थोड़ा हमें थोड़ा पीछे और जाना होगा। इसी तो इसके थोड़ा हमें पीछे जाना होगा कि उसी साल मैं तकरीबन 1.5 या 2 महीने तक भारत में नहीं था, मैं भूटान में था। और वहाँ पे ना तो मेरे पास कुछ प्रैक्टिस का जरिया था, ना मेरे पास इक्विपमेंट था, ना कुछ था। लेकिन मुझे इस टेक्निक पे पूरा भरोसा था और मैं रोजाना कम से कम 2 या 3 बार इसको फॉलो करता था। और जैसे मैं भूटान से आया तो 1 महीने के अंदर अंदर ये स्टेट कंपटीशन होने वाले थे। और मुझे तो मेरे टेक्निक पे यकीन था, मैंने जो भी किया था उसके ऊपर मुझे यकीन था। तो उसको लेके मैं चला गया कंपटीशन में और गोल्ड मेडल जीत के आया। और 2 महीने बाद नेशनल कॉम्पिटिशन्स हुए। वाह। वो नेशनल अच्छा, मतलब कॉम्पिटिशन्स में ये एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है। अब जी करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा। उसके साथ इनफैक्ट आपकी लाइफ को या आपकी जर्नी को देख के ऐसा लगता है अनिल जी कि आप जितना विजुअलाइज करोगे, जितना कल्पना में उस चीज को बार बार करोगे, उतना जी आपको वो चीज अचीव करने में बहुत हेल्प होगा। बिल्कुल, ये 100% सही बात है श्रेया। इसके बारे में काफी सारी किताबें लिखी गई है, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक 1980 के दशक में रशियन गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने उनके जो ओलंपियन एथलीट्स थे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। उनके 4 हिस्से बनाए। एक जो कैटेगरी था उनको हम ABCD नाम देंगे। जो ए में लोग थे वो ए वाले लोगों को 100% उनके गेम की प्रैक्टिस करवाई। तो रोजाना वो गेम की प्रैक्टिस करते अच्छा। थे। जो बी कैटेगरी के लोग थे उनको 75% उनकी प्रैक्टिस गेम की और 25% विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस ये किया गया। जो सी कैटेगरी थी उनको 50% गेम की प्रैक्टिस और 50% विजुअलाइजेशन ये उनको दिया गया। और जो डी कैटेगरी थी उनको उन्होंने सिर्फ 25% गेम की प्रैक्टिस यानी एक्टिव खेल की प्रैक्टिस और 75% विजुअलाइजेशन करवाया उनसे। और ओलंपिक में जाने के पहले इन चारों के उन्होंने टेस्ट करवाए। तो जो ये तकरीबन 6 महीने का प्रोग्राम था और 6 महीने में इनका जो प्रोग्रेस हुआ था, तो ए कैटेगरी का प्रोग्रेस सबसे लो था, बी कैटेगरी का उससे थोड़ा ऊपर था, सी कैटेगरी का और थोड़ा ऊपर था, और द बेस्ट परफॉर्मेंस जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था वो डी कैटेगरी का था, जिन्होंने 75। वाओ। हाँ, तो ये एक सिद्ध हुई बात है कि ये इस जरिए आप अपने को जो चाहिए वो हासिल कर सकते हो। उसके कुछ टेक्निक्स है, उसके कुछ बारीकियां है जो आपको समझनी होंगी। जो हो सके तो आप किसी के अंडर काम करें, किसी के साथ काम करें और वो आपको अगले स्टेप तक लेके जाएगा। आपका जो भी गोल है वहां तक लेके जा सकता है। तो अच्छा, ये आपने जो जो कहा इससे एक बात समझ में आ जाती है कि ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको पार्ट टाइम करना है, ये आपको हर रोज करना है। नियमित करना बिल्कुल बहुत जरूरी है अगर बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल चाहिए तो। बिल्कुल। अच्छा, अ, आप बताओगे आपका नियमितता कैसे है या आप कैसे करते हो इस विजुअलाइजेशन को? ओके, जब मैंने 1986 की 87 की बात कही थी, उस समय मैं दिन में 3 बार इसकी प्रैक्टिस किया करता था। एक तो सुबह जो हम उठने के बाद हमारे जो डेली काम होता है उसको काम को लगने से पहले, और इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसको लगता है जस्ट 20-25 मिनट आप फोकस करके बैठो, मेडिटेटिव स्टेट में बैठो, आप ध्यान में बैठो और इसको विजुअलाइजेशन करो और हो जाता है। सो एक तो सुबह का टाइम था, दूसरा टाइम था दोपहर का।
दोपहर का यानी मध्याह्न का जो समय होता है 12 बजे और 1 बजे के बीच में का जो समय होता है, ये बहुत सही समय होता है इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए। और तीसरा समय था रात को सोने के पहले, आप बिस्तर में लेट जाओ उसके पहले उसी जगह बैठ के आप 20 मिनट तक इसके ऊपर फोकस करो, कंसंट्रेट करो, और ये 3 बार आप करोगे तो ये 100% दावा है कि इसके जरिए आपको जो भी चाहिए आप हासिल कर सकते हो। आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए। ये बस एक ही उसकी कंडीशन है कि आपको क्या चाहिए, आपका गोल क्या है, और ये गोल को आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये बेसिक बात है उसकी। नहीं, मुझे एक पर्सनल डाउट है। ओके, जी आपने जो भी बोला कि 3 बार करो, लेकिन ऐसा होता है कि दिन भर का इतना चीजें दिमाग में होती है, हम लोग बोलते हैं कि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है दिमाग में जो हमें चाहिए, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें नहीं चाहिए। मतलब जी मेरे पड़ोसी के घर पे कुछ चल रहा है लेकिन मेरे दिमाग में वो चल रहा है, मैंने टीवी पे कुछ सास बहू का सीरियल देखा, वो दिमाग में चल रहा है, मुझे नहीं सोचना है। आप जैसे बोल रहे हो मुझे जी वैसा ही करना है, एक जगह पे बैठ के वास्तविकता से एकदम पूरा पूरा ध्यान लगा के अपने गोल के बारे में समझना है, लेकिन वो नहीं जी हो पा रहा। हम्म, तो आप बताइए कि हम लोग इस चीज को प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं कि ये सारे जो हम लोग उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि अनवांटेड थॉट्स, ऐसे करेक्ट विचार जिसको मुझे नहीं चाहिए अभी लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो उसके लिए हम करेक्ट। लोग क्या कर सकते हैं? तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हमारा जो मन होता है वो काफी चंचल होता है। वो हम किसी चीज को लेके बैठे तो इधर उधर दौड़ने लगता है और हमको खींच के लेके जाता है, चल तू यहाँ नहीं बैठ, वहां चल मेरे साथ। ये होता है हमारे मन का। तो वो मन को आप फोर्सफुली शांत करने जाओ तो वो बिल्कुल शांत नहीं होगा, आपको ले पटकेगा और अपने साथ लेके जाएगा। ये हमारे मन की खासियत है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, जिस टेक्निक की बात कर रहे हैं, उस टेक्निक में ये होता है कि शुरुआत जो 20-25 मिनट का समय है, तो उसमें से शुरुआती जो 5-10 मिनट होते हैं, वो आपको पूरा रिलैक्स होने में जाता है। आप रिलैक्सेशन टेक्निक है। उसके बाद में आपका फोकस कहाँ करना है उसके ऊपर ये टेक्निक है। और ये फोकस करते-करते आप अगर ये आप प्रैक्टिस करोगे, तो ये तकरीबन महीने, डेढ़ महीने के अंदर आप पूरी तरह से एक जगह शांत हो सकते हो। और ये 5-10 मिनट होने के बाद जो आगे की प्रोसीजर है उसमें आपको असल में जो देखना है वहां आप जाना होता इसकी कुछ बारीकियां हम लोग को बता सकते हो? जैसे आपने बोला कि रिलैक्सेशन टेक्निक या कुछ सांसों की कुछ प्रक्रिया होती है या कुछ क्रिया है। जी होती है जी। जिससे आप खुद को रिलैक्स कर सकते हो, मन को शांत कर सकते हो, तो ये हम लोग कैसे आगे कर सकते हैं? हम इसके बारे में बात करने के पहले मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो मैंने पढ़ी हुई है पीछे। सबसे पहली बात, हमारा जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, हमारा हिंदुस्तान का जो एंशिएंट कल्चर है, उसमें इसके बारे में लिखा गया है। ये तकरीबन 5वीं या 6ठी सदी बिफोर क्राइस्ट। सो जब गौतम बुद्ध का समय था, उस समय से ये टेक्निक चला आ रहा है। और एक सिंपल सी बात है कि हमारे जो भगवान के आइडॉल्स होते हैं, मूर्तियां होती है, तो ये मूर्तियां कहाँ से आई या मूर्तियों में जान आती है, वो कहाँ से आती है, ये एक सोचने वाली बात है। तो ये इसी का नतीजा है कि लोग जो भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, वो मूर्ति में जान डाल देते हैं अपनी कल्पना से। और मूर्ति में इस तरह से जान डालने से उनके सामने वो मूर्तियां असल हो जाती है, वो प्रत्यक्ष उनको दिखने लगती है, वो हलचल करने लगती है, वो उनके साथ बातें करते हैं। तो ये इसका टेक्निक हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है, हमारे पुराण के जो लिखे हुए किताबें हैं, उसके अंदर दिखा हुआ है। और ये हठ योग में दिया हुआ है, और हठ योग में दिया हुआ है। तो ये एक बात हुई। अब पिछले कुछ दशकों में इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुआ, एक्चुअल साइकोलॉजिकल रिसर्च शुरू हुआ, और ये बातें देखी गई कि
कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है अपने फायदे के लिए। तो इसमें कई सारे सेलिब्रिटीज के नाम आते हैं। उसमें आपको पता होगा जिम कैरी एक हॉलीवुड के एक्टर है। वो हॉलीवुड के एक्टर जो 1990 में वो कहीं के नहीं थे। वो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे, उनको कोई काम नहीं मिलता था, कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा हुआ है, उन्होंने अपने लेक्चर्स में कहा हुआ है कि वो हॉलीवुड के उस इलाके में जाते थे जहाँ पे बड़े बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स रहा करते थे। वहां पे जाके वो अपनी गाड़ी खड़ी कर देते थे और वहां चहलकदमी करते थे। और वो करने के बाद वो आके अपने कार में बैठ जाते थे और अपने मन में देखते थे कि मैं यहाँ पे मेरा मकान है, इसी स्ट्रीट पे मेरा मकान है और यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। और ये उन्होंने तकरीबन 1.5 साल तक किया। ये बात है 1990 की। और आगे चल के उन्होंने क्या किया, एक चेक अपने खुद के नाम से लिख दिया और उसमें लिखा किस लिए, तो ये आपने जो एक्टिंग का, हमारे प्रोडक्शन में एक्टिंग का काम किया है, उसके लिए आपको ये चेक है $10 मिलियन का। और उसमें डेट उन्होंने लिखी थी 1994 की, 1994। ये 1990 में उन्होंने लिखा था और ये डेट डाली थी 1994 की। 1994 में उनकी जो डेट चेक पे लिखी हुई थी, उसके कुछ महीनों पहले उनके हाथ में एक असल में चेक आ गया $10 मिलियन का। और वो इसलिए था कि उन्होंने एक फिल्म साइन कर ली थी और वो उसका जो प्रोड्यूसर था उसने पूरी अमाउंट बाकायदा उनको एडवांस के तौर दे दी थी, ताकि ये बंदा कहीं और फिसल न जाए और नहीं और कहीं निकल न जाए, इसके लिए पूरा अमाउंट दे के उनको साइन कर लिया। तो ये जो उन्होंने कल्पना में लिखा हुआ था चेक 1990 में, 1994 का, वो असल में उनके हाथ में आ गया। और उसी साल वो जिस स्ट्रीट पे, जिस रास्ते पे वो रुक के देखा करते कि यहाँ में मेरा मकान होगा, तो वहां उनका मकान हो गया। तो ये दो चीजें हैं जो उन्होंने हासिल की। और ये हासिल करने में उनका पूरा क्रेडिट जाता है इस कल्पना में उन्होंने जो खड़ा किया था, उनका उनका जो विश्व खड़ा किया था, उसको उनका श्रेय जाता है। ये उन्होंने खुद कहा। ये देयर आर सो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, ये आप देख सकते हो जिम कैरी के नाम से। अच्छा, अब एक और बात करूंगा। एक चार्ल्स गारफील्ड नामक एथलीट थे, अमेरिकन एथलीट थे, वेट लिफ्टर थे। और उन्होंने एक किताब लिखी हुई है पीक परफॉर्मेंस। उन्होंने उनकी किताब में ये जो रशिया में एक्सपेरिमेंट किया गया था उसको कंफर्म किया है। उन्होंने रशियन लोगों के साथ बात की और वो खुद रशिया गए हुए थे। ये उस समय की बात है जब वो रिटायर हो चुके थे अपने गेम से और तकरीबन 6 साल बीत चुके थे, उनका गेम के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो वो सिर्फ कोचिंग करते थे अपने टीम को। उस समय वो रशिया में गए और रशियन जो साइकोलॉजिस्ट थे उनसे उनकी बात हुई और उन्होंने पहले तो अविश्वास बताया कि ये मुझे तो सही सब सच नहीं लगता जो आप कह रहे हो। तो रशियन लोगों ने कहा ठीक है, आप किसी को भेज दो, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो प्रूव कर देंगे कि ये काम करता है। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद एक एथलीट रहा हूँ, तो आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है मैं खुद को ऑफर करता हूँ। तो ये चार्ल्स गारफील्ड पे रशियन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और तकरीबन 3 घंटे उनको ये पूरे प्रोसेस के थ्रू लेके गए। क्या करना है, कैसे करना है, क्या विजुअलाइज करना है, पूरा उनको बताया कि आपको कल्पना में आपको क्या क्रिएट करना है। और ये 3 घंटे होने के बाद उनको कहा कि आप जाओ, आप और आपने जो देखा है, आपने इमेजिनेशन में, कल्पना में जो देखा है उसको जाके करो आप बाहर। तो चार्ल्स ने ये देखा हुआ था कि उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस था उनके करियर का, वो बेस्ट परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं अभी इस समय, ऐसा उन्होंने अपने मन में इमेज खड़ा किया था। तो ये अब आप सोचिए कि उनका जो गेम से रिटायर होके उनको 6 साल हो चुके थे, वो सिर्फ कोचिंग कर रहे थे, वो खुद के प्रैक्टिस में बिल्कुल भी नहीं थे।
प्रैक्टिस से थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग करते थे, बट वो जो जिस हिसाब से कॉम्पिटिटर्स का होता है वो हिसाब से बिल्कुल भी नहीं था। तो ये जब उन्होंने अपने दिमाग से क्रिएट किया कि मैं ये परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, उन्होंने बाहर गए और उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने 8 साल पहले दिया हुआ था, रिटायर होने के 2 साल पहले उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था, वो परफॉर्मेंस उन्होंने उस दिन दिया। तो ये क्या कहता है, इससे हमको क्या सीख मिलती है? तो इससे ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंडर आपको जो चाहिए वो क्रिएट करते हो अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, तो वो बात होके रहती है। और ये सिर्फ 3 घंटे में उन्होंने अचीव किया। जो 8 साल पुरानी चीज थी उन्होंने रिक्रिएट की, उन्होंने फिर से दोहराई, विच ये जनरली नामुमकिन होता है, किसी भी आम आदमी के लिए ये नामुमकिन होगा, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। और उसका पूरा क्रेडिट इन्होंने रशियन साइंटिस्ट को दिया हुआ है, साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट। अब एक और एग्जांपल है, ये है आपको आर्नोल्ड श्वार्ज़ेनेगर पता होगा। ये हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर रहे हुए, अभी किसी काउंटी के अमेरिकन स्टेट के वो गवर्नर भी है। ये जब बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में आए तो बहुत ही उनकी हालत खस्ता थी, उनकी तबीयत उतनी ज्यादा नहीं थी। उस समय रेजी पर्क्स नाम का एक बंदा था अमेरिकन, जो मिस्टर यूनिवर्स रह चुका था, और जो हरक्यूलस हरक्यूलस की जो मूवी थी उस समय की, तो उसमें हरक्यूलस का रोल वो किया करते थे, रेजी पर्क्स। तो आर्नोल्ड ने क्या किया, आर्नोल्ड ने वो रेजी पर्क्स की एक जो छवि थी उसको अपने दीवार पे लगा दिया, और उनका जो रेजी पर्क्स का सिर था उसकी जगह अपना सिर चिपका दिया। तो और वो रोज देखते थे कि मुझे ऐसी बॉडी बननी है, मेरी बॉडी ऐसी होनी है, मुझे मिस्टर यूनिवर्स होना है, और मुझे दुनिया का सबसे बलशाली आदमी होना है। ये वो रोज देखा करते थे, और तकरीबन दो या 2.5 साल में वो मिस्टर यूनिवर्स हो गए। इसका क्रेडिट उन्होंने अपने उन दिनों को दिया है जब ये छवि उन्होंने दीवार पर चिपकाई हुई थी, और जो उसको रोज देखा करते थे, अपने सोने के पहले देखा करते थे, जैसे ही उठ जाते वो देखा करते थे, दिन में कई बार वहां से गुजरते आते जाते वो देखा करते थे, और मन ही मन में देखते थे कि मैं वहां पे हूँ, मैं उस मिस्टर यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता होती है उसके अव्वल नंबर पे मैं खड़ा हूँ, ये अपने दिमाग में देखते थे। तो ये सारी चीजें हमको क्या बताती है? ये यही कहती है कि अगर आप खुद के दिमाग से कुछ क्रिएट करो, कुछ बनाओ, एक छवि बनाओ, और उसके पीछे पूरी लगन से लग जाओ, तो वो वास्तव में हो जाता है। अब हमारा क्या होता है, हम सारे आम आदमी हैं, मैं भी एक आम आदमी हूँ। तो हमारा क्या होता है, अक्सर हम इसको शुरुआत तो करते हैं, बड़े जोरों शोरों से शुरू करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक हम करते हैं, फिर इसको ढीले पड़ जाते हैं, ये छूट जाता है, और जो भी हमने तय किया हुआ था वो नहीं होता, और फिर हम कहते हैं ये तो कुछ हुआ नहीं, हमने आपने जैसा बताया वैसे किया था। तो ये मैंने इसके बारे में ओपन वर्कशॉप भी कंडक्ट किए हुए, उसमें से भी कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि इससे हमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई आप ये रोज करते हो, रोज ये 2 या 3 बार करते हो, कम से कम 2 बार, एक जब आप उठते हो सुबह सुबह, और एक रात को सोने के पहले, ये 2 चीजें, 2 समय हैं, ऐसे समय हैं। क्यों सुबह करना है? तो सुबह जब आप उठते हो तो पहला ख्याल अगर आपके दिमाग में वही आता है जो आपको चाहिए, जो आपको बनना है, जो आपको हासिल करना है, तो आपका पूरा दिन उससे प्रेरित हो जाता है, और आप उसके पीछे लगन से लग जाते हो। ये एक बात होती है, वो दिमाग में आपके घुस जाता है, आपके दिमाग के अंदर, आपके ख्यालों के अंदर पूरी तरह से उतर जाता है। और रात को सोने के पहले क्यों करना है? रात को जब आप सोते हो तो पूरा आपका दिमाग शांत रहता है, आपका दिल शांत रहता है, लेकिन जो आपका अंदरूनी मन है, सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, सुप्त मन, ये काम करते रहता है। तो अगर आप सोने के पहले इस टेक्निक को फॉलो करो, तो आपका जो सुप्त मन होता है वो उसको अपने तरफ, अपने अंदर खींच लेता है, और अपने अंदर जमाए रखता है, और जब ये समय आता है तो उस समय आपको वही एक्सपीरियंस आपको
दे देता है, जिससे आपको जो चीज़ आपने हासिल करनी चाहिए, जो गोल आपने लिखा हुआ है, उसके वो आपको मिल जाता है। तो ये बारीकियाँ, अब इसकी बारीकियों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, उसके पहले एक और एग्ज़ाम्पल मुझे याद आ रहा है। एक रशियन बंदा था, जिसका नाम था नेतन, नेतन शरांस्की, ओके। नेतन शरांस्की नाम का बंदा था। वो रशिया के गवर्नमेंट के कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम करता था। तो उनको 1987 में, 86 या 87 में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया कि आप अमेरिका के लिए स्पाइंग कर रहे हो। और उस समय कोल्ड वॉर चलता था, तो अमेरिका और रशिया एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने नहीं आते थे। तो आप अमेरिका के लिए स्पाइंग करते हो, ऐसा उनके ऊपर आरोप रखा गया, मुकदमा चला गया और उनको जेल में डाल दिया। तो ये 9 साल ये बंदा जेल में था। आप इमेजिन कर सकते हो, 9 साल ऐसा जेल था कि जस्ट एक 8 फुट बाय 10 फुट की रूम होती है, उसके अंदर कन्फाइनमेंट के अंदर उनको रखा गया था। तो पहला 1 साल तो उनका पूरा फ्रस्ट्रेशन में गया कि अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी यहाँ पे नहीं है। बाद में उन्होंने सोचा कि अब ये 8 साल मेरे पास है, इसके मैं कैसे इस्तेमाल करूँ? तो उन्होंने सोचा कि वो उनको चेस की हॉबी थी, चेस खेलने की चेस के प्लेयर थे वो। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं मन ही मन अपने खुद के साथ चेस खेलूं। जैसे 2 प्लेयर आमने सामने बैठे हैं, ऐसा सोच के मैं चेस खेलूंगा और हो सकता है इससे मुझे आगे कुछ मिल जाए। तो उन्होंने चेस खेलना शुरू कर दिया। उनके पास कुछ भी नहीं था, ना तो चेस बोर्ड था, ना तो चेस। तो उन्होंने श्रेया, आप जब नहीं थे तो मैंने 2-3 किस्से बताए, और एक किस्सा अब बता रहा हूँ जो अरे कि नेतन शरांस्की का है, जिन्होंने 9 साल रशिया में एक जेल के अंदर काटे थे। तो इन्होंने चेस खेलना शुरू कर दिया अपने अच्छा। खुद के साथ, मन ही मन में चेस खेलते थे। और 2-3 साल ये चेस की प्रैक्टिस होने के बाद उन्होंने ठान ली कि मैं एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। तो वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए क्या करना है? तो उस समय का जो भी वर्ल्ड चैंपियन होगा उसको मैं हराऊंगा और वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊंगा। ये इनके दिमाग में बैठ गया। इनकी अच्छा। सजा खत्म हो गई मेरे ख्याल से 1995 में या 95 में उनकी सजा खत्म हो गई। ये बाहर आए और इन्होंने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1996 में उस समय के जो वर्ल्ड चैंपियन थे, गैरी गैरी कस्पारोव, आई थिंक गैरी कस्पारोव, उनको हरा के ये वर्ल्ड चैंपियन बन गए। अच्छा। इन्होंने 8 साल में क्या किया था? सिर्फ मन ही मन में खुद के साथ चेस खेला था। बाहर आने के बाद कुछ महीने इन्होंने प्रैक्टिस की थी चेस खेलने की, कॉम्पिटिशन्स में, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेके इन्होंने चेस खेला और कुछ महीनों में उस समय का जो वर्ल्ड चैंपियन था उसको हरा के ये वर्ल्ड चैंपियन बन गए। तो ये सारे किस्से जो है ये सुनने में अपने को हमको अजूबा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है। को दस्तावेज़ में लिखा गया है और कई सारे लोगों ने इनको प्रमाणित किया हुआ है। तो ये किस्से हैं। सो श्रेया, आप जब नहीं थे तो मैंने 3 लोगों के किस्से बताए। एक तो जिम कैरी का था, दूसरा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का था और अभी तीसरा था नेतन शरांस्की का। इन तीनों ने इन तीनों ने इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी पर्सनल लाइफ की ऊंचाइयों को हासिल किया। सो मैं अब माफी चाहती हूँ आप सभी से। वाईफाई और इंटरनेट की वजह से बीच में से मैं पूरे कार्यक्रम में से बाहर हो गई थी। दैट्स ओके, तो ओके, अभी कार्यक्रम का फ्लो वापस आगे बढ़ाते हैं। आपने ठीक है। जैसे बताया ये 3 लोगों के विजुअलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में, तो मुझे एक क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए, क्या सक्सेस बहुत जरूरी है या सक्सेस पाने के लिए हम लोग जो मार्ग चुनते हैं, जो दिशा चुनते हैं, वो भी उतनी ही जरूरी है? देखो ऐसा है, आजकल
के ज़माने में सक्सेसफुल होने के लिए लोग जो भी चाहे तरीका अपना लेते हैं और जो भी होगा या तो जायज़ है या नाजायज़ है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सक्सेसफुल होना है, ये इनके दिमाग में बैठ गया हुआ है, अपने पूरे मनुष्य जाति में ये बैठ गया हुआ है। तो सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, मगर किस तरह से? अभी मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ और आप मुझे बताइए कि आपको किसका सक्सेस अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा। तो एक एक दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे भारत के बहुत नामी जाने-पहचाने इंडस्ट्रियलिस्ट है, दोनों के एक्सपोर्ट्स हैं, बहुत सारे पैसा बना हुआ है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, सब कुछ है। तो उनमें से जो अग्रसर है, जो दुनिया के रईसों में गिने जाते हैं, एशिया के प्रोबेबली सबसे बड़े रईस है, वो जिसका नाम है मुकेश अंबानी। ये एक है अरे अपनी जगह। क्या नाम लिया है! जितने भी लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, सब लोग जानना चाहेंगे मुकेश अंबानी के सक्सेस का राज क्या है? अभी ये थोड़ा हटके बात होगी, मैं लेकिन ये दूसरी जो शख्सियत है, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप मुझे बताइए कि दोनों में से आप किसको अच्छा मानते हो? तो अच्छा। दूसरी जो शख्सियत है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है सर रतन टाटा। तो अब रतन बहुत टाटा अपनी जगह और मुकेश अंबानी अपनी जगह, तो इनमें से आप किसको ज़्यादा सक्सेसफुल मानोगे? अम, अगर आप बहुत जेन्युइनली बोलोगे तो मैं पर्सनली रतन टाटा को बहुत लुक अप टू करती हूँ। क्यों? एक बैलेंस है उनके लाइफ में, सक्सेस के साथ लोगों के लिए कुछ सोशल सर्विस भी करना। वो देश के लिए भी उतना ही समझता है, सोचता है, जितना कि वो खुद के बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। एक प्राउड इंडियन वाला जो फीलिंग होता है कि नहीं, मुझे राइट, मेरे लाइफ में मेरे देश के लिए भी कुछ करना है, वो मुझे राइट, रतन टाटा में बहुत दिखाई देता है। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है मेरे दिल में मुकेश अंबानी के लिए, उन्होंने भी करेक्ट, बहुत सक्सेस अचीव किया है। वो करेक्ट, भारत के लिए बहुत सारे नए एडिशंस भी लेके आते हैं, कुछ नए काम, बहुत सारे नई-नई वैरायटी के काम वो लोग लेके आते हैं। बट यस, करेक्ट। आपने जैसे बोला रतन टाटा के काम के लिए मेरे दिल में बहुत आदर है, बहुत रिस्पेक्ट है। ओके। तो अब आपने जो सवाल पूछा था कि सक्सेसफुल होना और सक्सेस किसे कहते हैं, तो इसका जवाब आपको मिल गया। हाँ, आपने तो सक्सेसफुल दिया ही होते नहीं, होते आपने मेरे ही मुँह से निकाल के लिया। हाँ, तो सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, लेकिन जब सक्सेसफुल होते हैं तो उसी के साथ हमारे पूरे समाज को हम कैसे सक्सेसफुल बनाएँ? हमारे हमारे अगल-बगल में जो दुनिया है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनकी उन उनकी उनके जीवन सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसकी सोच होना, ये उतना ही मायने रखता है जितना कि सक्सेस मायने रखता है। और अगर ये दूसरी चीज़ आपके पास ना हो, तो आपके सक्सेस से कोई मायने नहीं है। आपके पास पैसा आ गया, बहुत सारा शोहरत आ गई, बट आप रियल सही में सक्सेसफुल हो या नहीं, ये तो दुनिया तय करती है। अब मैंने जितने भी लोगों से ये सवाल किया हुआ है रतन टाटा और मुकेश अंबानी के बारे में, सबका उत्तर यही है कि उनके दिमाग में, उनके नज़र में रतन टाटा की अहमियत बहुत ऊपर है। भले अरे! उनकी संपत्ति उतनी नहीं हो, भले वो एशिया के रिचेस्ट नहीं हो, लेकिन जो अहमियत रतन टाटा की है, वो मुकेश अंबानी की नहीं है। तो सक्सेसफुल सही तरीके में कौन हुआ? सो आई थिंक आप जैसे कहते हो कि सफलता या सक्सेस, जी, इसका हर एक का कंसेप्ट अलग हो सकता है, हर एक का नजरिया बिल्कुल, अलग हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन हम लोग आज इस कार्यक्रम के थ्रू जो बात कर रहे हैं कि आपका नजरिया जो भी हो, आप जो भी चाहत करो वो आप पा सकते हो। अभी किस चीज की चाहत करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, बराबर है अनिल जी? आप यहाँ बिल्कुल, पे कहीं पे भी लोगों को नहीं बोल रहे हो कि सक्सेस मतलब यही है। बिल्कुल, किसी के लिए सक्सेस ये हो सकता है कि मैं 100 लोगों को हेल्प करूं, किसी के लिए सही बात, सक्सेस ये हो सकता है कि मैं 1000 लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करूं, और सही किसी के बात, लिए सक्सेस ये हो सकता है कि मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना है। सही बात है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा है ना कि आपका आपका उद्देश्य क्या है? आप किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हो? आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा हासिल करना चाहते हो?
और वो हासिल करने के लिए आपका जरिया क्या है, ये दोनों चीजें मायने रखती है। आप किस चीज को हासिल करना चाहते हो और वो हासिल करने के लिए आप किस जरिए से उसको उस तक पहुंचना चाहते हो। अगर जरिया सही नहीं है तो जो हासिल किया उसकी वैल्यू, उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है, चाहे जो भी हो। आज हो सकता है कि कई सारे डॉन्स ऐसे हैं जिनके पास काफी सारी संपत्ति है, बट वो उनको सक्सेसफुल कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी अहमियत सोसाइटी में नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है कि आपको क्या हासिल करना है और आपको हासिल करने का जरिया कौन सा है। ये दोनों चीजों पे फोकस करके आप अपने जो अहमियत का आपका गोल है उस तक जा सकते हो वास्तव में, और ये सही जरिए से भी जा सकते हो, और इसके लिए ये टेक्निक आपको बहुत सारी मदद देगा। अच्छा, अभी मुझे एक और क्वेश्चन था। आपके बारे में एक बात मैंने, जो लोग भी सुन रहे हैं उन लोगों को नहीं बताई है कि सर ने अब तक जितने भी लोगों के साथ ये पर्टिकुलर टेक्निक, मतलब ये कल्पना की टेक्निक यूज करके लोगों के साथ काम किया है, उनका रिजल्ट 100% आया है। तो सर, मुझे आपने जिन जिन लोगों को ट्रेनिंग किया है या आपने जिन लोगों के साथ काम किया है, उसमें से आप कोई अनुभव बता सकते हो जो आपको लगा कि जहाँ पे आपका भी बिलीफ और बढ़ गया, मतलब आपका जो मानना है कि ये 100% काम करता है, ये बिलीफ आपका और थोड़ा ऊपर चढ़ गया और थोड़ा ऊंचाई को टच किया? बिल्कुल। मुझे तो ये पता ही है कि ये काम टेक्निक काम करता है, और इसीलिए मैंने इसका वर्कशॉप किया हुआ था, और उस वर्कशॉप के अंदर आई थिंक 16 या 17 पार्टिसिपेंट्स थे उस टाइम। 16 या 17 लोगों ने हिस्सा लिया हुआ था। उनमें से एक मेरे दोस्त की लड़की थी, तो उसका किस्सा बताता हूँ। बहुत 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 मजेदार किस्सा है ये। उसका इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और आगे चल के उनको यूएस जाके एमएस करना था। तो बी उन्होंने किया सीओईपी से, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, और आगे उनको सॉरी उन्होंने पीवीजी से किया था, पूना पीवीजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हाँ। आगे उनको जो यूएस में यूनिवर्सिटी थे, यूनिवर्सिटीज है, उसमें से उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी थी, और वो थी सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। ठीक है। अच्छा। हाँ, अब यूएस में तकरीबन 2 दर्जन यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे यहाँ से लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं एमएस बहुत है, करने। हाँ। तो इसके दिमाग में सिर्फ वही थी कि मुझे वहीं जाना है, और अगर कहीं एडमिशन मिले भी तो भी मैं नहीं जाऊँ। अच्छा, उसने क्या किया था, उसने 12 यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन भेजे थे। हाँ, और ये जो 12 है उसमें से एक थी सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। सदर्न अब कैलिफोर्निया, हाँ। हाँ, अब ये हो गया कि ये एप्लीकेशन जाने के बाद तकरीबन 2 महीने बाद उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। जैसे ही रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, उसको एक के पीछे एक सब यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन लेटर्स आने लगे। 11 यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन लेटर आ गए, और जो सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी थी, जो ये यूनिवर्सिटी एक्सक्लूसिव मानी जाती है, उसका रेटिंग बहुत ऊंचा है, उस वहां से उसका एक्सेप्टेंस लेटर आया। ओह। और जिस दिन उसको वो एक्सेप्टेंस लेटर आया, उसने खुशी खुशी मुझे फोन किया कि अंकल, ये जो अपना वर्कशॉप हुआ था उसको मैं रोजाना प्रैक्टिस करती थी, मैं अपने मन से देखा करती थी कि मैं वहां पे हूँ, वहाँ की जो इमेजेस मिलती है इंटरनेट से, मैं वहाँ पे घूम रही हूँ, वहाँ पे क्लासेस अटेंड कर रही हूँ, ये सारा मैंने देखा हुआ था, ये मैंने क्रिएट किया हुआ था, और ये मैं रोजाना फॉलो करती थी। तो ये मजे की बात है कि 12 में से 11 यूनिवर्सिटी उसको रिजेक्शन लेटर, और जहाँ पे उसको एडमिशन चाहिए था, दिल से, दिमाग से, दिलो दिमाग से उसने चाहा था, वहाँ पे उसको एडमिशन मिल गया। तो ये तो ये एग्जैक्टली हम लोग शाहरुख खान के पिक्चर के डायलॉग की तरह जा रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप पूरी शिद्दत से चाहो और वो चीज आपकी कायनात। जिंदगी में होती यस, यस। होती ही है। जी। ओके, अनिल जी, मेरे लाइफ में भी एक किस्सा है कि मेरा बहुत
इनफैक्ट मैं आज सारे पब्लिक के सामने बोली हूँ कि ये जो कहानियां और जो स्टोरीज हम लोग सुन रहे हैं, जी माई द्विजा का खुद का यूट्यूब चैनल है और जिसके करीब 5,000 सब्सक्राइबर्स है, और मुझे वाह बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि हम जो सिखाते हैं वो इतना अच्छा है कि वो और लोगों तक जाना चाहिए। और मैं हमेशा बिल्कुल खुद को बोलती हूँ कि मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए ताकि मैं एटलीस्ट और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, मेरा नॉलेज और ज्यादा लोगों के काम आ सके। बिल्कुल और उसके लिए क्या मैं विजुअलाइजेशन प्रोसेस यूज कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। इसी इसी से जुड़ा हुआ एक और किस्सा बताता हूँ। तो वो जो अच्छा। वर्कशॉप किया हुआ था, हाँ, जो वर्कशॉप मैंने किया हुआ था, उसमें एक और बंदा था जो मेरा करीबी दोस्त भी है, काफ़ी जूनियर है, मेरे से आधे उम्र का है, बट मेरा करीबी दोस्त है वो। तो उसने मुझसे वो अमूमन मुझे हर बार सवाल पूछा करता था, मुझे ये करना है, वो करना है, तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? तो उसका वो फिटनेस ट्रेनर है, हाँ। और उस समय, ये तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, उस समय उसके 3 ब्रांचेस थे। एक पूना में था, एक बम्बई में था और एक दिल्ली में था। ये 3 ब्रांचेस उसके थे। और उसने मुझे कहा कि मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा अपॉइंटमेंट बुक हफ्ते के 5 दिन के लिए बुक हो जाए, पूरा फुल हो जाए। तो मैंने अरे कहा बाप ठीक रे, है। ओके। हाँ, तो उस हिसाब से मेरे पास काम आता रहे। और फिर मैं मैंने भारत के बाहर जाके मैं ब्रांचेस भी शुरू करूंगा, ये मेरे दिली तमन्ना है। तो क्या मैं उसके लिए इसकी यूज कर सकता हूँ? उनका बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो टेक्निक तो उसके पास था, उसने गोल लिख लिया क्या क्या करना है। ये गोल लिखना बहुत जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, क्या अचीव करना है, क्या आप चाहते हो, ये लिखना बहुत ये जरूरी है। कितने भी लाइन का हो सकता है? गोल कितने भी लाइन का हो सकता है? कितने भी लाइन का हो सकता है, वो उसको आप जितना चाहे डिस्क्राइब कर सकते हो, उसका पूरा डिटेलिंग करना जरूरी है। तो अच्छा। उसने वो सारा किया। ये सारा करने के बाद तकरीबन मेरे ख्याल से 6 या 7 महीने बाद उसने अपॉइंटमेंट बुक क्रिएट किया। 6-7 महीने बाद का वो अपॉइंटमेंट बुक ने, उस बुक के अंदर उसने टाइम स्लॉट डाल के उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स फुल 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 करके लिख दिया। हाँ। वाह, ये अमेजिंग है, ये तो और ये बात असल में हुई है। और आज आज उसकी ब्रांचेस है, सिंगापुर में भी है, यूके में है, और अब यूएस में शुरू करने जा रहा है। तो ये चीजें उसने उस वर्कशॉप से जो सीखी, उसने इम्प्लीमेंट की, और उसका उसको आज फायदा हो रहा है। और वो वाह। जब भी उसके उसके साथ ये बात करते हैं तो ये मानता है कि ये उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके उसके पीछे उसकी मेहनत भी है, काफी सारी मेहनत है। मेहनत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि मेहनत तो जरूरी है, आई लेकिन थिंक मेहनत के साथ मेहनत, और आपने तो बोला कि नियमितता, बिल्कुल विश्वास, सिर्फ इसमें 3 मेहनत में चीजें तो आती है। नियमितता का यूज नहीं होगा। करेक्ट। तो ये एक बहुत तो अच्छी बात है। ओके। श्रेया, हाँ, मैं आप आपके आप साथ कहिए, मुझे आपका और जो क्वेश्चन गोल है है। उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है? तो आपका गोल अचीव करने के लिए मैं आपको मदद करूंगा, और वो हो जाएगा, यस। ठीक और है? हम लोग को गोल पूरा होने के बाद बता सकते हैं कि मैंने टीएलआर नाउ के प्रोग्राम में आपको एक क्वेश्चन पूछा था और 6 महीने बिल्कुल बाद मेरा गोल अचीव हो गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी सारे जितने लोग देख रहे हैं उन सबके लिए मुझे एक तो बात समझ में आ गई कि हम लोग को नियमितता से विजुअलाइजेशन करना है, जी मतलब जी कल्पना करनी है। उसके साथ आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। जी आपको गोल गोल मतलब जो चीज आप पाना चाहते हो उसके बारे में लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज लिखने से जी आपको और क्लैरिटी मिलता है। बिल्कुल तो लिख दिया। दिन में 3 बार जो भी मैं कर रही हूँ, हर बार पहले 10 मिनट मुझे मेरे मन को शांत करना है, मेरे बिल्कुल सांस पे ध्यान देना है, बिल्कुल। और मुझे मेरे सारे सेंसर्स के साथ, जैसे आपने बोला कि आप विजुअलाइज करो, आप सुनो कि आप वहां पे हो, आप ऐसे फील करो कि आप उस एनवायरमेंट में रह रहे हो, वो सब करेक्ट मुझे करना है। अभी करेक्ट। मुझे पूछना है कि मेरे टीचर या मेरे गुरुजी ऐसे कहते थे कि किसी भी चीज के अंदर जाने का एक प्रोसेस होता है और किसी भी चीज से बाहर निकलने का भी एक प्रोसेस होता है। अगर बिल्कुल आपका विजुअलाइजेशन होगा और अब से आप खोल के इधर उधर देखने लग गए तो आपके पहले का सारा चीज मैं ऐसा नहीं बोलूंगी वेस्ट हो गया, बट उसका असर उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए था। बिल्कुल।
तो मुझे ये बात आपके सही लिए है। शायद से सवाल आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन ये सवाल मुझे है कि इस चीज से आप बाहर कैसे निकलोगे, ताकि हम लोग इसका जो असर है वो बहुत 100% तक पा सके। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है श्रेया। आप अंदर जाने के लिए क्या करते हो? अंदर जाने के लिए हम शांत बैठ रहे हैं, हम सांस पे ध्यान ले रहे हैं, हम खुद का जी, मन एकाग्र कर रहे हैं, जी, और फिर हम लोग, मतलब ऐसा बोल रही हूँ कि मैं बहुत बड़ा फनल है, मैं उसको छोटू 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 करके अपने ख्यालों को एक छोटे से ट्यूब की जैसा बना रही हूँ, और फिर इस बिल्कुल, ट्यूब के अंदर डुबकी मारने के लिए तैयार है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब जब आपको बाहर आना है, तो ये अच्छा। जो प्रोसेस आपने किया है, फनेल का प्रोसेस, यू एक्सप्लेन इट वेरी वेल। आपने बहुत अच्छे से कहा कि फनेल है, जो बहुत बहुत सारी विविधताएं है, अपने विचार है बहुत भी सारे। चीजें होती रहती है। तो उसको कम करते 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 हम एक पॉइंट पे आ गए जिसके आगे सिर्फ वही चीजें जो हमें चाहिए। अब उससे बाहर निकलने के लिए ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस करना है, बिल्कुल उल्टा प्रोसेस करना है। तो क्या करोगे आप? आई थिंक मेरा मन जब तक चाहे तब तक मैं उसी ट्यूब में रहना पसंद करूंगी। जब भी मुझे बिल्कुल, लगता है कि अभी नहीं, मुझे बाहर आना है, माइट बी मैं खुद के धीरे धीरे हाथ पांव मूव करूंगी, थोड़ा सा आसपास का आवाज फील करूंगी, फिर जी, धीरे से अपनी सांस को नॉर्मल पे लेके आऊंगी, फिर सोचूंगी कि मुझे अभी से बाहर निकलने के बाद नेक्स्ट काम क्या करने की इच्छा है। जी, शायद से जैसे मैं बोली कि मुझे शायद से किचन में जाके काम करना है, लेकिन मैं फिर धीरे धीरे अपने थॉट्स को बढ़ाऊंगी बढ़ाऊंगी। जी। पता नहीं, कंफ्यूजन है, क्या ऐसा ही करना है? तो आपको कल्पना से वास्तविकता में वापस आना है। आप कल्पना आपका जो कल्पना से तैयार किया हुआ जग है, उसके अंदर आपको वहां से सपने की वापस, दुनिया। हाँ, वहां से वापस आने के लिए आपको बिल्कुल उल्टी प्रोसीजर करनी है कि पहले तो जो फोकस आपने रखा हुआ है उसको हटा लो। वो फोकस को हटा के अच्छा। अपना ध्यान वहां से हटा लो। जो अपना सपने के ऊपर आप फोकस कर रहे थे वहां से हटा लो, अपने बॉडी के ऊपर लेके आओ। जैसे आपने कहा हम फिंगर्स मूव करेंगे, बॉडी के ऊपर फोकस लाएंगे, तो बॉडी के अंदर क्या हो रहा है उसको नोटिस करो, अपना ब्रीदिंग नोटिस करो, अपने चेस्ट की, स्टमक की जो मूवमेंट होती है अप डाउन उस पर फोकस करो। वो ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने अंदर जगाओ। फिर अपने अगल बगल में क्या हो रहा है उसको महसूस करो। उससे आप वापस आ जाते हो वास्तविकता में। और वहां आने के बाद आपको आंखें खोलनी है, नहीं जब सपने में वो वहीं पे आंखें खोल दी तो वो जो पूरा सपना आपने देखा हुआ है वो धुल जाएगा, वो निकल जाएगा हट वो। जाएगा। हाँ, तो वो अपने अंदर एब्सॉर्ब नहीं होगा। ये उसकी तकलीफ होती है। तो जैसे अंदर जाने की हम्म। प्रोसीजर है वैसे बाहर आने की अलग प्रोसीजर है। और इसके लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल की जाती है। आपको फोकस करने के लिए बहुत सारे जरिए हैं। ब्रीदिंग पे फोकस हाँ, करो या जैसे आपने एक ब्रीदिंग बोला। हाँ, आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो या किसी चीज के ऊपर फोकस कर सकते हो, या हो सकता है किसी ख्याल के ऊपर फोकस कर सकते हो, कुछ भी चीज हो सकती है कंसंट्रेशन लाने लेकिन के ये लिए। म्यूजिक, हाँ, ये म्यूजिक क्या चीज होता है? क्या मैं म्यूजिक के ऊपर फोकस कर सकती हूँ? म्यूजिक। म्यूजिक के ऊपर फोकस करने से एक दूसरे किस्म की एनर्जी जनरेट हो जाती है। सो अच्छा। म्यूजिक पे फोकस कर सकते हैं, बट उसका उसकी डाउन साइड ये है कि आप उसमें बह जाओगे और म्यूजिक की अच्छा, अहमियत ज्यादा हो जाएगी। तो या जनरली तो क्या फिर होता है, म्यूजिक आप बोल। हाँ, सॉरी हाँ, सॉरी, हाँ तो बोलिए। जनरली जब आप शुरुआत करते हो तो किसी के साथ शुरुआत करो। ये गाइडेड प्रोसेस होनी चाहिए, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाए वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। और जब आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगते हो उसके बाद में आप आपके ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, तो धीरे धीरे ये स्टेज आ जाती है कि आपको इंस्ट्रक्शंस के बगैर आप आपके ब्रीदिंग पे फोकस करके, सांस पे फोकस करके आप उसके अंदर उतर जाओगे। लेकिन शुरुआत के कुछ समय तक, 2-3 महीने तक या 6 महीने तक हो सकता है, अलग-अलग हर इंसान की ज़रूरत अलग-अलग होती है। तो जो इनिशियल पीरियड है उसमें आपको ज़रूरी है कि किसी के सूचनाओं का पालन करना है।
वो क्या कहा अच्छा, जाता है आपको उसको फॉलो करना है, ये बात है। जैसे आपने बोला कि जब भी खुद को रास्ता पता नहीं है, किसी का उंगली पकड़ लो और चले चलो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो और ऐसी इंसान हमको अगर लेके ऐसी चलता चीज़ है, अगर ऐसी चीज़ है जो जिसको आपने कभी महसूस नहीं किया है, जिसके बारे में आपके मन में डाउट है, शंका है, आशंका है, तो अमूमन किसी का हाथ पकड़ना ज़रूरी है। अच्छा, एक बहुत ही है। महत्वपूर्ण बात इसमें ऐसी है कि ये जो प्रोसीजर है पूरी, इसमें अगर आपके दिमाग में कोई भी आशंका आती है, ये काम करेगा, नहीं करेगा, मुझे तो किसी ने ऐसा कहा था, ये क्यों ऐसा कह रहा है? अगर ये आशंका लेके आप बैठोगे, तो आपका उद्दिष्ट हासिल नहीं होगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि एक एक शंका जो होती है, एक आशंका जो होती है, वो आपके सारे अभी इसका मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। मैं स्विमिंग का भी कोचिंग करता हूँ। तो एक स्विमर है हमारे ओलंपियन स्विमर है एक, उन्होंने एक किस्सा खुद बयां किया हुआ है कि ओलंपिक ट्रायल्स के लिए वो गए थे और उनका इवेंट है, बहुत ही डिमांडिंग इवेंट है, 200 मीटर बटरफ्लाई, जिसके लिए बहुत ओ बहुत मेहनत लगती है। डेंजर इवेंट है तो, डिमांडिंग हाँ, नहीं, बहुत डेंजर जी, इवेंट। जी, बिल्कुल। तो ये 200 मीटर बटरफ्लाई में वो नेशनल चैंपियन थे, एशियन चैंपियन थे और उनको ओलंपिक में जाना था, ओलंपिक ट्रायल्स के लिए वो गए थे। यहाँ के सारे लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया था, उनके क्लब ने सपोर्ट किया था, उनके डिस्ट्रिक्ट ने सपोर्ट किया था, पूरा पूरा देश उनके पीछे खड़ा था। अब उन्होंने उनके खुद के ज़बानी में बताता हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ पे गया और जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं ब्लॉक पे जाके खड़ा हो गया और वो नाम सबके अनाउंस होते हैं, उसमें थोड़ा वक़्त जाता है। तो ये जो थोड़े बीच में 15-20 सेकंड गए होंगे, वो 15-20 सेकंड के अंदर मेरे दिमाग में ये ख़्याल आ गया कि ये इन सबके सपोर्ट से मैं यहाँ पे आ गया हूँ और सबको कॉन्फिडेंस है और ही ये उस समय उनको बीट करने वाला कोई नहीं था। तो ये सबने मान लिया था कि ये क्वालीफाई होने वाले हैं और इनके दिमाग में ये ख़्याल आया कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये सारे लोगों की अपेक्षाएँ लेके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे कोच देख रहे हैं, मेरे कलीग्स देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड देख रहे हैं, मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरी कंट्री में सब लोग मेरे पीछे खड़े हैं और इन सब की अपेक्षा में अगर मैं खरा नहीं उतरा तो क्या? ठीक है? ये एक ख़्याल डाउट आया, आ गया, शंका आ एक गई। डाउट आ गया, एक डाउट और इनका जो उस समय का टाइमिंग था वो था 2 मिनट 5 सेकंड से थोड़ा कम था, 2 मिनट 4 पॉइंट सम सेकंड्स और क्वालिफाइंग टाइम था 2 मिनट 3 पॉइंट सम सेकंड। तो तकरीबन 1.5 सेकंड उनको कट करना था और वो करने वाले हैं, ये सबको पता था। तो उन्होंने उस टाइम ट्रायल में क्या टाइमिंग दिया होगा, आपको क्या लगता है? उन्होंने जब ट्रायल खत्म की और घड़ी की तरफ देखा तो वो घड़ी बता रही थी 2 मिनट और 8 पॉइंट सम सेकंड। 4 सेकंड उनके बढ़ गए। मेरा रिएक्शन ऐसा हुआ, पता नहीं उनका खुद का रिएक्शन कैसे हुआ होगा। और जब हम उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये एक ख्याल और मेरी पूरी 4-5 साल की मेहनत जो थी वो ज़ाया हो गई, एक ख्याल की वजह से। 4 साल अच्छा, बाद उन्होंने फिर से हाँ, क्वालीफाई किया और फिर वो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई भी हो गए। वाह। हाँ, यही मैं एक्चुअली पूछने वाली थी अनिल जी कि चलो किसी के हाथ से गलती हो, शंका आ गई, बट आई थिंक आपने जवाब भी दे दिया कि हो जी, सकता है कि गलती हो जाती है तो हमें वापस काम शुरू करना है। सुधारने का अपना मौका भी फेथ तो नहीं मिलता है। छोड़ना, बिल्कुल, बिल्कुल, से बोलते हैं श्रद्धा नहीं छोड़नी है, विश्वास के साथ आगे बढ़ते बिल्कुल, रहना है, बिल्कुल, तो वो चीज होती है। ओके, बिल्कुल। अगे एक क्वेश्चन है। ओके, जितने लोग लाइव देख रहे हो हमारे साथ, अगर आपको कोई सवाल है जो आपको अनिल जी से पूछना है तो फटाफट आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, मैं ये क्वेश्चन आपके अनिल जी तक पहुंचा दूंगी और हम लोग अभी वो क्वेश्चन उनको पूछ सकते हैं। तो किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, बिल्कुल। कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, अनिल जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। हम रियलिस्टिक अगर हम हिंदी में बोलते हैं, वास्तव से जुड़ा हुआ होना चाहिए गोल। जैसे मेरी बच्ची मुझे आके बोलती है मेरे को तो ना कल चॉकलेट का बंगला चाहिए। बेचारी सुबह दोपहर शाम आप बोल रहे हो, वो तो 24 घंटे यही सोचती है, चॉकलेट के बंगले में रहने को जाना है, चॉकलेट के बंगले में रहने को। तो तो आप एक ना एक बोलोगे दिन वो कि जाएगी, अगर रहेगी।
तो मैं उसके सपने को मारना नहीं चाहती, बिकॉज मैं माँ हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ कि आप अपनी खुद क्रिएट करो, खुद जियो। तो हम जो जी बड़े लोग हैं, जो एक्चुअली इस प्रोसेस को, या जो भी आपने समझाया हम लोगों को कि विजुअलाइजेशन को बहुत अच्छे से करो, ये अगर करना है तो क्या इसके लिए ये जरूरी है कि आपका जो गोल है या जहां तक आपको पहुंचना है वो वास्तविकता से जुड़ा हुआ होना चाहिए, या हम लोग बोलते हैं कि क्लोजर टू रियलिटी होना चाहिए, ऐसा कुछ है आपको लगता है? ओके। सो अब ये गोल सेटिंग की जो बात आती है ना, तो उसमें अक्सर कहा जाता है कि आपके गोल्स स्मार्ट हो। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर SMART। स्मार्ट का S बोलता है स्पेसिफिक, यानी बहुत आपको पता हो कि ये परफेक्ट पिन पॉइंट करना चाहिए। M का मतलब होता है मेजरेबल, ये हुआ या नहीं हुआ, ये हम मेजर कर सकते हैं। A का मतलब होता है अचीवेबल, सही मायने में अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। R का मतलब होता है रियलिस्टिक, सो रियली पॉसिबल है या नहीं। और T का मतलब होता है टाइम बाउंड, तो इसको कोई समय की पाबंदी होनी चाहिए। अगर मुझे वजन घटाना है, अगर मैं कहूँ कि मुझे 10 किलो वजन घटाना है, कभी नहीं होगा। क्यों? हाँ, क्योंकि 20 साल 30 साल भी लग सकता है। हाँ, क्योंकि ये कोई मायने नहीं रखता। मैं, ये मेरी इच्छा है बट गोल नहीं हुआ, तो वो गोल करने के लिए उसको हमने कहना चाहिए कि मुझे 31 दिसंबर 2020 तक मेरा वजन जो अब 77 किलो है या 82 किलो है, उससे 72 किलो करना। तो घटाना है, ये अगर आपके शब्द आ गए गोल में, तो वो गोल क्यों नहीं होगा। ये गोल के दो चीजें होती है, एक टूवर्ड्स बोलते हैं उसको और दूसरा अवे बोलते हैं। जो आप किसी की चीज की तरफ जाओ और किसी चीज से परे जाओ, जो परे जाने वाली बात होती है, ऐसे गोल अमूमन अचीव नहीं होते हैं। जो तरफ, जिसकी तरफ आप मूव कर रहे हो, वो गोल अक्सर अचीव किए जा सकते हैं। वाओ, क्या टर्न दिया है आपने सेशन को अनिल जी। स्मार्ट गोल्स करो। मुझे लगता है जी ऐसे बहुत सारे ख्याली पुलाव में जीने से कोई मतलब नहीं है। और फिर हम लोग अनिल जी, और एक क्वेश्चन इसी लाइन में हम लोग जाते हैं। उसके बाद अगर कोई व्यूअर से अगर कोई क्वेश्चन आया तो हम लोग वो लेंगे, और फिर हम लोग सेशन को कंक्लूड करेंगे। एक आखिरी बिल्कुल क्वेश्चन मेरी तरफ से है। बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि स्मार्ट गोल्स रखो, सिर्फ ख्याली पुलाव मत बनाओ। ये जी जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि मेरे ख्याल में तो बहुत है, मेरे को करना है, लेकिन जब ये नहीं जी होता है तभी हम लोग बोलते हैं नहीं, वो किस्मत खराब थी, तभी ग्रहों का जी। दिशा ठीक नहीं था, मेरी कुंडली में दोष है। तो हम्म। ये जो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि मेरा, मैं किसी और के ऊपर धक्का मार के शांति में बैठ जाऊँ, मेरा कोई गलती नहीं था, किसी और की वजह से मेरा गोल अचीव नहीं हुआ, ये वास्तविकता में नहीं आया। तो जी, आपको उसके बारे में क्या कहना है? तो इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि जो भी ऐसी रुकावट से, ये सारी टेम्पररी रुकावटें होती है जो आपको रोक के रखती है। जो ऐसी रुकावटों से हतोत्साहित होते हैं, जिनका मोरल डाउन हो जाता है, ये सही मायने में अपनी विल पावर उनकी बहुत कमजोर, स्ट्रांग नहीं है। और ये जिंदगी में कुछ भी हासिल करने में इनको काफी सारी दिक्कतें होती है। क्यों? क्योंकि रुकावटों से ये डाउन हो जाते हैं। एक बार आई, दो बार आई, तीन बार आई, तो ये इनको लगता है कि मेरे सामने रुकावटें ही रुकावटें हैं। फिर वो जब वो नया काम शुरू करते हैं तो उसमें सोचते हैं कि अब कौन सी रुकावट आएगी। ये सोच के चलते हैं और रुकावटें आ जाती हैं, ये हो जाता है। तो तो आपने जो सबसे एक बात पहले बताई, तो वो शंका उनके दिल में बस जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये अंग्रेजी में कहावत है, योर फेथ मूव्स माउंटेन्स एंड डाउट्स क्रिएट देम। तो आपके मन में जो आशंका है, उससे आपके सामने पूरा एक पहाड़ खड़ा हो जाता है। और अगर आपको विश्वास हो तो वो पहाड़ भी मूव कर सकते हो आप। ये कहावत का मतलब है। तो हम क्या करते हैं, कोई चीज शुरू करने के पहले हम आशंकाएं बहुत सारी जमा कर लेते हैं, पहाड़ बहुत सारे अपने आगे खड़ा कर लेते हैं। शंकाएं, डाउट्स या फियर, जिसको डर
कहते हैं, ये डर हमारे दिमाग में लेके चलते हैं कि मेरा बिजनेस तो मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन होगा कि नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ये वजह क्या है इसके पीछे कि जो भी स्टार्टअप शुरू होते हैं उसमें से तकरीबन 85% स्टार्टअप 3 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। इसकी वजह क्या यस। है? तो शंका। इनका विश्वास नहीं होता है, इनके दिल में डर होता है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, तो मैं कैसे सस्टेन करूंगा। हाँ, डूब गया तो मैं क्या करूंगा। जी बिल्कुल। सो अनिल जी, आपका ये जो विजडम था पर्सनली मेरे लिए, और मुझे पता है सारे व्यूअर्स बहुत अच्छे अच्छे कमेंट डाल रहे हैं कि बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, उनको बहुत मजा भी आ रहा है। लेकिन अभी जी मुझे आपको एक पूछना है कि ऐसा कोई क्रक्स में कोई 3 चीजें बता सकते हो उन सब लोगों के लिए जो ये सेशन देख रहे हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो उनको अपने साथ लेके ये सेशन से बाहर निकलना चाहिए और हमेशा करते रहना चाहिए, कोई ओके, प्रैक्टिकल टिप्स। बिल्कुल। तो 3 चीजें जो आप पूछ रही हो, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपको क्या हासिल करना है, आपको आपका गोल क्या है वो पहले तय कर लो। वो सही है या गलत है वो भी तय कर लो। तो ये गोल जब सेट करते हो, अगर मैं ये गोल रखूं कि मुझे किसी को मारना है, मुझे किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो ये गोल नहीं हो सकता। ये ऐसे जो गोल होते हैं वो अचीव नहीं होते। आपको खुद के लिए क्या करना है, खुद को ऊंचा बनाओ। किसी और को मारने से अच्छा है खुद को ऊंचा बनाओ। तो गोल ऐसे होने चाहिए जिससे आपको और आपके जो साथी है, आपके फैमिली मेंबर्स है, उनको फायदा हो, ऐसे गोल होने चाहिए। तो क्या खूबसूरत बात कही है ये गोल सबसे पहले तय करो। नंबर और ये गोल स्मार्ट रखो, उसकी समय की मर्यादा उसमें रखो। दूसरी बात ये है कि अगर पूरा विश्वास रखो अपने अंदर कि ये होने ही वाला है, आशंका आने के लिए कोई भी जगह मत। उसमें रुकावटें आती है, बट हर्डल हर्डल की रेस होती है। उसमें हर्डल को ठोकर खा के एथलीट गिर भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी उठ के वो फिर से चालू हो जाते हैं। उनको विश्वास होता है कि मैं ये पूरा करूंगा। तो ये हर्डल रेस होती है। आपको कुछ भी करना है, आपका अपना जो लाइफ है दैट इज अ हर्डल रेस। हमारे बीच में काफी सारे रुकावटें आने वाली है, लेकिन वो रुकावट को पार करके अब हमको आगे जाना है, तभी हम ऊंचाई को जा सकते हैं। ये तो ऊंचाई नहीं जा सकते, हम जहाँ है वहीं पे। तो ये पहली बात तो है, गोल आप तय कर लो। दूसरी बात, आपका विश्वास पूरा पक्का कर लो। और तीसरी बात है, इसका ये जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक की हमने अभी बात की, इसको पूरी शिद्दत से प्रैक्टिस करो। इसको प्रैक्टिस करो, आपको आपका जो गोल है वो 100% अचीव होगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मेरे बहुत सारे लोगों का अनुभव है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई नई बात नहीं है। यस। ओके, ये जो 3 बातें आपने कही है मैं मेरी लाइफ में यूज करने वाली हूँ, और हम दोनों मिलके इसके ऊपर बिल्कुल काम करने वाले हैं और बिल्कुल। मेरा गोल हम लोग अचीव करेंगे। अनिल जी, एक क्वेश्चन आया है, उतना हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और जी फिर हम लोग प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे, कार्यक्रम की जी। समाप्ति करेंगे। When we afraid our competition, then what should we do? मतलब मुझे मेरे कंपटीशन, मतलब जो लोग मेरे सामने खड़े हैं, जो मेरे अपोजिट में खड़े हैं, कंपटीशन में खड़े हैं, उन जी लोगों से अगर मुझे डर लगता है तो मुझे उस समय क्या करना चाहिए। देखो, एक बात ऐसी है कि अभी हमने जो 3 बातें कही उसमें से एक बात थी पूरा विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास। ये बहुत जरूरी है। अगर खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता तो कोई भी छोटी सी चीज का डर भी आपको खत्म कर देता। डर ये ऐसी चीज है, डर को अंग्रेजी में कहते हैं फियर। फियर को अगर आप एक्सपांड करोगे तो उसका मतलब है फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। ये सही में नहीं है, हमने दिमाग से कुछ भूत खड़ा किया हुआ है, घोस्ट क्रिएटेड बाय अस, और उसकी वजह से हमको लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं। वो अपना ख्याल ही खुला हुआ है। तो इसको आप क्रिएट मत होने दो। कंपटीशन में कोई है तो मैं उसके ऊपर कैसे जा सकूं, इसका हमेशा सोचना चाहिए। मुझे कंपटीशन से डर बिल्कुल नहीं है, कंपटीशन होना अच्छा है। अगर कंपटीशन नहीं है तो मेरा प्रोग्रेस नहीं होगा। ये अगर
ख्याल आप अपने ज़हन में बिठा लो कि अगर कंपटीशन जितनी ज़्यादा है उतना मुझे अच्छा है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। आज अगर मुझे समझो रनिंग रनिंग करना है और रनिंग में मुझे वो 10 किलोमीटर्स अगर मुझे 20 मिनट में खत्म करना है या आधे घंटे में खत्म करना है, मेरे साथ अगर कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे तो मैं आधे घंटे की जगह 40 मिनट 45 मिनट में भी जाऊंगा। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर्स साथ में है तो मुझे और प्रोत्साहन मिलता है और उत्तेजना मिलती है ना? तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। हाँ, और एक चीज जो आई थिंक आपने कही वो भी यहाँ पे लागू है कि जब भी कंपटीशन होता है तभी मैं ये ना सोचूं कि सपोज अनिल जी और मैं एक कंपटीशन में है, तो मेरा जी अगर ये सोचना है कि अनिल जी का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा, उससे अच्छा है कि मैं अपना एनर्जी लगाऊं कि मैं मेरा परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकूं, मतलब करेक्ट। मैं और कैसे अच्छा करूं। तो जो उन्होंने जो बताया कि खुद को उभारने के लिए फोकस दो, दूसरे को नीचा दिखाने के बिल्कुल लिए फोकस नहीं करना। बिल्कुल, ये जो बात आपने तो अभी आई कही थिंक ये श्रेया, क्या बोले? इस ये जो बात अभी आपने कही है कि उसका परफॉर्मेंस खराब कैसे हो जाए, तो जो आप बोते हो वही आप पाते हो, ये हमेशा याद रखो। अगर आपने सोचा कि उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। अरे ठीक है? मैंने ना इसके बारे में एक बहुत अच्छी लाइन में बताती थी और उसके बाद आई थिंक हम लोग क्लोज करेंगे शायद से। एक लाइन था जिसमें बोलते थे कि जिंदगी ये नहीं देखती है तू हम्म, अच्छा सोच रहा है या तू बुरा सोच रहा है, बिल्कुल जिंदगी ये सोचती है तू सोच रहा है ना बहुत तो तुझे मिलना चाहिए, इसीलिए बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सोच समझ के सोचना चाहिए। और जैसे मैंने आज ये प्रोग्राम मतलब ये कार्यक्रम खत्म होने से पहले अपना एक गोल डिसाइड किया है जो मैंने अनिल जी को बता भी दिया है और हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। मैं जी चाहूंगी कि आप भी सब लोग प्रोग्राम खत्म होने के बाद खुद वहीं पे 2 मिनट के लिए बैठो और खुद का कोई गोल डिसाइड करो, तभी बिल्कुल हम दोनों को लगेगा कि जो हम लोगों ने अभी प्रोग्राम इस कार्यक्रम के थ्रू बात की है वो आपको समझ में आया है और अभी हमारे हाथ में कोई लक्ष्य है जो हमको बिल्कुल कल्पना से वास्तविकता की तरफ लेके जाना है। ले क्या जाएगा। कहते हो अनिल जी? 100%। मैं एक चीज कह के इसको हम खत्म कर देंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन आज सबको पता है, दुनिया के महान साइंटिस्ट जिन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी का संशोधन किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि इंटेलेक्ट और इमेजिनेशन ये दो चीजें हैं। इंटेलेक्ट से आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकते हो, लेकिन इमेजिनेशन यूज करके आप कहीं से भी कहीं पे भी जा सकते हो। इमेजिनेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और ये इमेजिनेशन ही है जो आपको कल्पना में लेके जाएगी, कल्पना में आपकी दुनिया क्रिएट करेगी और आप उसको वास्तविकता में लेके आओगे। ठीक है? वाह, और ये सिर्फ इंसान ही कर सकता है। बिल्कुल कल्पना करना, इमेजिन करना ये इंसान का बहुत बड़ा गहना है और बिल्कुल। गहना तो पहनो बहुत अच्छा दिखते हो। ग्रेट, यस। ये तो थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू सो मच TLR नाउ। आप लोग की वजह से ये प्लेटफॉर्म मिला और जहाँ पे मुझे बहुत सारी खूबसूरत बातें जानने को मिली और जो मैं अपनी लाइफ में यूज करने वाली हूँ, उसका इस्तेमाल करके मैं मेरे गोल अचीव करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच अनिल जी, आपने जो इंस्पायरिंग बातें बताई और वो जो 3 इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई वो मेरे साथ में रख रही हूँ। तो इसी के साथ एब्सोल्युटली। हम लोग ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। थैंक यू सो Thank you, मच। Shreya, and thank you, TLR now. Thank you very Thank you much. so much. Namaste. Bye.